अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। आज से चंद दिन पहले मैंने नया नाज़माबाद और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी पर अपने सब्सक्राइबर से राय मांगी थी कि दोनों में से किस पर वीडियो सीरीज़ होनी चाहिए, जिस पर बहुत ही कम लोगों ने वोट किया, जो 50% रहा। तो अब मैं दोनों पर इंशाल्लाह वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा। और आज की वीडियो सीरीज़ नए नाज़माबाद की हिस्ट्री के हवाले से है। नए नाज़माबाद के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आज नए नाज़माबाद में जो बुलंद व बाला इमारतें तामीर हो रही है, यहाँ पर कभी पहाड़ी चोटियाँ हुआ करती थी और आज भी आपको नए नाज़माबाद में इन पहाड़ियों के असरात नज़र आ सकते हैं। और इन पहाड़ियों के दामन में आज से तकरीबन ठीक 65 साल कबल हिंदुस्तान से आए मशहूर सनतकार ख़ानदान वलीका फैमिली ने पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों की तरह यहाँ पर भी 2 सनतों की बुनियादें रखीं, जिसमें से एक वलीका सीमेंट और दूसरा वलीका स्टील मिल्स थी। इन दोनों इंडस्ट्रीज़ का नाम नए नाज़माबाद में रहने वाले, नए नाज़माबाद में इन्वेस्टमेंट करने वाले याद रखें, क्योंकि इन दोनों का किरदार नए नाज़माबाद के माजी, हाल और मुस्तकबिल से जुड़ा रहेगा। रिकॉर्ड के मुताबिक 31 अक्टूबर 1960 को एक कंपनी जो कि वलीका ख़ानदान की मलकियत थी, यानी वली बाई कमरुद्दीन सिंध लिमिटेड को दे मंगोपीर में ज़मीन अलॉट की जाती है 30 साल के लिए सीमेंट प्लांट लगाने के लिए। और फिर जल्द जो है एक और लेटर इशू किया जाता है और इस सीमेंट प्लांट की जो लीज़ 30 साल होती है, इसे 30 साल से बढ़ाकर 99 साल कर दिया जाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और फिर यहाँ पर वली बाई कमरुद्दीन लिमिटेड की जानिब से जो सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाती है, उसका नाम वलीका सीमेंट लिमिटेड रखा जाता है। और फिर उसके बाद 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आती है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया जाता है, जिसमें वलीका सीमेंट फैक्ट्री भी शामिल होती है। और 1973 में वलीका सीमेंट फैक्ट्री का नाम तब्दील करके जावेदा सीमेंट फैक्ट्री रखा जाता है। फिर 1990 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्म 2 में भी इसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट किया गया और यहाँ पर आप इसके तमाम मालूमात देख सकते हैं। टाइप ऑफ लैंड में जो ज़मीनें, किस किस्म की ज़मीनें जो इनको अलॉट की गई है वो लिखी गई हैं यहाँ पे। और एरिया जो है वो तकरीबन 1114 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई थी। और इसी तरह जो लीज़ की कंडीशन थी वो सीमेंट फैक्ट्री के लिए 50 रुपये पर एकड़ जो है वो अलॉट की गई थी। और ये तमाम की तमाम रकम माइनिंग लीज़ डिपार्टमेंट को जाती थी, क्योंकि ये पहाड़ी एरियाज़ थे और ये माइनिंग लीज़ डिपार्टमेंट को अलॉट किए गए थे। और यहाँ से जो भी मतलब चूना वगैरह या पत्थर वगैरह निकाला जाता था, तो उसकी जो भी रकम बनती थी वो माइनिंग लीज़ डिपार्टमेंट को जाती थी। अब इसके अगर लीज़ पीरियड की बात करें तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो दूसरा लेटर इशू किया गया था, उसमें इसकी 30 साल जो लीज़ थी उसको एक्सटेंड करके 99 साल कर दिया गया था, यानी ये फैक्ट्री 99 साल तक जो है वो कायम रह सकती है। और इसके 99 साल जो है वो 2059-60 में पूरे हो रहे हैं। इस तरह जावेदान सीमेंट फैक्ट्री का ये सफ़र हुकूमत पाकिस्तान के साथ 2005 तक चलता है और 2005 में जावेदान सीमेंट फैक्ट्री को प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जावेदान सीमेंट फैक्ट्री को ख़रीदने के लिए पहले राउंड में 43 के करीब कंपनियां ऑक्शन में शिरकत करती है, लेकिन दूसरे राउंड के लिए सिर्फ 4 कंपनियों को मुंतखब किया जाता है। नंबर 4 पे आपको जो नाम नज़र आ रहा है वली बाई कमरुद्दीन लिमिटेड, ये वही कंपनी है जिसने इस सीमेंट फैक्ट्री की बुनियाद रखी थी 1960 में। लेकिन चारों कंपनियों में सबसे कम बोली जो है वो 20 रुपये पर शेयर इन्हीं कंपनी की थी, इसलिए तीसरे राउंड के लिए सिर्फ 3 कंपनियां रह जाती हैं। और यहाँ पर रिकॉर्ड के मुताबिक जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो ऑफ़र करता है इन 3 कंपनियों को कि आप अगर 80 रुपये पर शेयर ख़रीदते हैं तो फिर आपको जो है ये कंपनी दी जा सकती है। तो उसमें नंबर 1 पे और 2 पे जो कंपनियां हैं वो इनकार कर देती हैं, और 3 पे जो आजी गनी उस्मान साहब और ग्रुप है वो जो है इसको 80 रुपये को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह 80 रुपये शेयर पे जो है वो जावेदान सीमेंट फैक्ट्री को ख़रीद लिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर जो है जो एक्स ओनर होते हैं वली बाई कमरुद्दीन प्राइवेट लिमिटेड, उनको ऑफ़र की जाती है कि अगर आप 80 रुपये पर शेयर की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको ये कंपनी दे दी जाएगी। लेकिन वो उस ऑफ़र को भी जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और इस तरह फिर ये हाजी गनी उस्मान एंड ग्रुप को जो है ये कंपनी दे दी जाती है।
تو اس طرح حاجی عثمان غنی اینڈ گروپ جو ہے وہ 43 کروڑ 15 لاکھ روپے کے عوض جاویدہ سیمنٹ لمیٹڈ کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں، چاہے وہ موویبل ہو یا ایموویبل پراپرٹی ہو، یعنی جاویدہ سیمنٹ کی مشینری ہو یا جاویدہ سیمنٹ کی زمین ہو، اس کے 96.34% شیئرز کے اکیلے مالک بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ جاویدہ سیمنٹ فیکٹری اپنے قیام سے ہی یعنی 1961 میں جب اس کا نام ولیکا سیمنٹ فیکٹری تھا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ تھی، تو اس طرح اسٹاک ایکسچینج میں اس کے تقریباً 96% شیئرز کے اکلوتے مالک حاجی غنی عثمان ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بہت جلد 2007 اور 2008 کے درمیان اسٹاک ایکسچینج کے دو بڑے کھلاڑی عارف حبیب اور عقیل کریم ڈیڈی اس کمپنی کے زیادہ تر شیئرز خرید لیتے ہیں۔ تو اس طرح حاجی غنی عثمان، عارف حبیب اور عقیل کریم ڈیڈی اس کمپنی کے بڑے شیئر ہولڈرز بن جاتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شیئرز عارف حبیب کے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ اس کمپنی کے چیئرمین بن جاتے ہیں۔ چیئرمین بننے کے بعد جاویدان سیمنٹ لمیٹڈ کا نہ ہی صرف نام جاویدان کارپوریشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا رخ بھی سیمنٹ کی پروڈکشن سے ہٹا کر ریئل اسٹیٹ کی جانب کر دیا جاتا ہے، اور یہی سے نئے ناظم آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نئے ناظم آباد میں بکنگ کا آغاز کب اور کن قیمتوں پر ہوا، اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں کیا کیا واقع ہے، نئے ناظم آباد کتنے بلاکس پر مشتمل ہے، کون کون سے بلاکس اب تک کلیئر ہو چکے ہیں، اور اس طرح نئے ناظم آباد کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ تیسا ٹاؤن فیز 1، فیز 2 اور نیو بیلٹنگ کے وہ سیکٹر جن پر مختلف گوٹھوں کے نام سے قبضہ ہو چکا ہے کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں کراچی میں وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔